हेलो गाइस। बच्चों, आपको पता है कि इस बार HBSC के अंदर कोविड की वजह से जो क्वेश्चंस आने हैं वो 50% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आने हैं। और साइंस का जो पेपर है वो 60 मार्क्स का होता है, उसमें 30 मार्क्स का जो पेपर आएगा वो ऑब्जेक्टिव आएगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब है 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, वो ऐसा नहीं है कि मल्टीपल चॉइस ही आएंगे। मल्टीपल चॉइस उसमें कुछ होंगे जिसमें ऑप्शन वाले भी होंगे, 1 मार्क उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगे, और उसके अंदर हमारे वन लाइनर भी होंगे। तो ये 3 चीज़ें हमारी करके 1 मार्क के क्वेश्चन 30 आएंगे हमारे साइंस के पेपर में, क्योंकि 60 मार्क का पेपर होता है हरियाणा बोर्ड में। तो ये प्रीवियस ईयर का, लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं विद सॉल्यूशन। मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। इसको 3 पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट हम कर रहे हैं, फिजिक्स वाला पार्ट कर रहे हैं आज हम। इसके अंदर क्या है बच्चों, पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन आप देखें तो ये कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है एग्जाम में, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू, जो आकाश है उसका रंग नीला क्यों होता है, किस वजह से होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट के स्कैटरिंग की वजह से होता है। हिंदी में बोलते हैं स्कैटरिंग को फैलना। जो लाइट है उसका स्कैटरिंग होता है, और हिंदी में इसका आंसर आएगा परकिरणन की वजह से। तो इसका आंसर है कि जो लाइट का जो ब्लू कलर होता है स्काई का, वो किस वजह से होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट की स्कैटरिंग की वजह से होता है, प्रकाश के परकिरणन की वजह से, प्रकाश के फैलने की वजह से होता है स्काई का ब्लू कलर। उसके बाद सेकंड हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स। बायोमास का मतलब होता है बायोगैस। बायोगैस कैसे बनती है बच्चों? बायोगैस बनती है हमारी गोबर, लकड़ी, कोयला या फिर कचरा, कूड़ा, जितना भी होता है उसको हम एक गड्ढे में डालते जाते हैं, और वो ऑक्सीजन की अब्सेंस के अंदर वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाती है? बायोगैस में, या बायोमास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। आपको एक चीज़ और बताऊंगा मैं यहाँ पर, जो बायोगैस है वो किससे बनती है? नॉर्मली बायोगैस बनती है वुड से, लकड़ी से, गोबर गैस, कोयला, ये सब हमारे उसके रूप होते हैं। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स। तो बायोमास एनर्जी सोर्स का एग्जाम्पल न्यूक्लियर एनर्जी नहीं है, नहीं पूछा है उसने, नॉट पूछा है। तो इसका आंसर आएगा न्यूक्लियर एनर्जी, क्योंकि जो नाभिकीय ऊर्जा होती है, न्यूक्लियर एनर्जी का मतलब जो न्यूक्लियस से, एटम की न्यूक्लियस से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसका एग्जाम्पल हमारा एटम बॉम्ब भी हमारा न्यूक्लियर एनर्जी का ही पार्ट होता है, तो वही हमारा है। लेकिन इसमें नॉट पूछा था हमारा, तो नॉट का मतलब इसका आंसर आएगा न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है। अच्छा, मैं ये बताने वाला था, जो बायो एनर्जी, बायोगैस होती है बच्चों, बायोगैस के अंदर जो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली गैस है वो मीथेन होती है। मीथेन उसके अंदर 75% होती है बायोगैस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि व्हाट टाइप ऑफ नेचर ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय द आई ऑन द लेंस एट रेटिना। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं बच्चों के। पहली बात तो जो हमारा इमेज है आई के ऊपर कहाँ पर बनती है, तो आपको पता होना चाहिए वो रेटिना पर बनती है इमेज। ठीक है, वो क्वेश्चन में ही बोल रहा है वो इमेज कहाँ बन रही है, रेटिना में। लेकिन वो पूछ रहा है जो रेटिना पर इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, अभिनेत्र लेंस रेटिना पर कैसी प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, मतलब इमेज कैसी बनती है। तो इमेज बनती है रियल एंड इन्वर्टेड, इंग्लिश में लिखेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। रियल का मतलब वास्तविक होती है, रियल होती है, और इन्वर्टेड का मतलब उल्टी इमेज बनती है हमारी किस पर? रेटिना पर। जो आई है उसके रेटिना पर इमेज बनती है, और कैसी बनती है? रियल और इन्वर्टेड बनती है, वास्तविक और उल्टी बनती है। उसके बाद सेकंड, फोर्थ क्वेश्चन अगर आप देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है लगभग। ऑन व्हाट फैक्टर्स द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स के ऊपर किसी भी कंडक्टर का, किसी भी चालक का जो रेजिस्टेंस है, मतलब कि प्रतिरोध है, चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, या फिर किन किन फैक्टर्स के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो किस किस पे डिपेंड करता है बच्चों? पहला हमारा लेंथ ऑफ कंडक्टर, मतलब कि चालक की लंबाई पर, चालक का मतलब जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। दूसरा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो हमारा कंडक्टर होता है, जो चालक होता है, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, या फिर हम हिंदी में कहेंगे चालक के छोटी सी काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। और तीसरा हमारा नेचर पर, उसके नेचर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के नेचर पे डिपेंड करता है। तो ये हमारे 3 इसके पॉइंट हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये, कि लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ कंडक्टर पे, नेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां हैं, या फिर व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। बच्चों हमारे फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स होते हैं हमारे जैसे कि पेट्रोल होता है, डीजल होता है, या फिर कोयला होता है, ये सब के सब हमारे फॉसिल फ्यूल हैं, मतलब कि जीवाश्म ईंधन है जो जीवों के अवशेष से बने हैं। तो इनकी डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज मतलब इनकी हानियां क्या क्या हैं, जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां हैं, क्या क्या हानियां हैं। फर्स्ट हमारी देखिए मैंने लिखा है कॉजेज पॉल्यूशन, मतलब इनसे प्रदूषण होता है। दूसरा एसिडिक रेन, इनसे जो रेन है, जो वर्षा है वो अम्लीय हो जाती है, अम्लीय वर्षा करते हैं, ये एसिडिक रेन प्रोड्यूस करते हैं। और तीसरा दीज आर द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये ऊर्जा के गैर नवीकरणीय साधन हैं। गैर नवीकरणीय मतलब नॉन रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है ये। इसका मतलब ये है कि दीज आर वंस प्रोड्यूस्ड एंड कैन नॉट बी प्रोड्यूस आफ्टर सो मेनी ईयर्स, मतलब इनको एक बार प्रोड्यूस करने के बाद बहुत सालों तक इनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। तो नॉन रेन्यूएबल सोर्स है, जैसे आपको पता है पेट्रोल अगर एक बार खत्म हो गया तो इसको दोबारा नहीं बनाया जा सकेगा, हजारों लाखों साल लग जाएंगे इसको बनाने में। तो ये हमारे इसके पॉल्यूशन करता है, हमारा एसिडिक रेन प्रोड्यूस करता है, अम्लीय वर्षा करता है, और नॉन रेन्यूएबल सोर्स होते हैं एनर्जी के, ऊर्जा के गैर नवीकरणीय साधन होते हैं। ये इसके आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये हमारा कह रहा है कि 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोध का मतलब रेजिस्टेंस होते हैं, उनको हम किस तरीके से संयोजन करें, किस तरीके से जोड़ें कि कुल रेजिस्टेंस हमारा 4 ओम हो जाए। हाउ कैन 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड टू गिव ए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, मतलब 2, 3 और 6 ओम के 3 रेजिस्टेंस है हमारे पास। इसको सॉल्यूशन ऐसे करते हैं हम, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के 3 रेजिस्टेंस है। वो कहना चाह रहा है कि इनको हम किस प्रकार जोड़ें, किस तरह से जोड़ें कि टोटल हमारा कितना आए, 4 ओम आए। किस प्रकार जोड़ने का मतलब, किस तरह से कनेक्ट करने का मतलब, यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि हम इनको सीरीज और पैरेलल में, आपको पता होना चाहिए रेजिस्टेंस हमारे 2 तरीके से कनेक्ट होते हैं, सीरीज में और पैरेलल में। तो सीरीज और पैरेलल में किस तरीके से कनेक्ट करें, ये पूछना चाह रहा है ये। तो बहुत सिंपल सा तरीका है बच्चों इसका। अगर हम 3 और 6 ओम के रेजिस्टेंस को पैरेलल जोड़ लें, या आप देख रहे हैं पैरेलल कनेक्ट है, और 2 ओम को इनकी सीरीज में कनेक्ट कर दें, तो हमारा जो टोटल आएगा वो 4 ओम आएगा। कैसे आएगा एक बार बताता हूँ मैं। जैसे मैंने बताया 3 ओम और 6 ओम को हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं, तो पैरेलल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। क्योंकि ये पैरेलल कनेक्ट हुए तो पैरेलल का ये फॉर्मूला होता है। तो ये अगर हम देखें तो ये हमारा 1/R1 कितना हो गया हमारा, R1 हो गया 3 और R2 हो गया हमारा 1/6। ठीक है, तो इनको सॉल्व करेंगे अगर हम, 3 और 6 का एलसीएम ले लेंगे, 3 6 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 6, यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों 3/6। 3/6 का मतलब 1/2 आ गया। 1/RP, तो हमारा 1/RP किसके बराबर आ गया, 1/2 के। तो जब हमारा 1/RP आ गया, 1/RP हमारा 1/2 के आ गया, 1/RP बराबर आ गया 1/2 के। तो यहाँ से RP बराबर किसके आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। भाई उल्टा कर देंगे क्योंकि RP 2 आ गया। मतलब इन दोनों का जो बच्चों अगर हम देखें, इन दोनों का जो हमारा पैरेलल वालों का कॉम्बिनेशन करके कितना आया हमारा, 2 ओम आ गया। 1/R1 प्लस 1/R2 करा, 1/3 प्लस 1/6 करा, तो 1/2 आ गया था, और ऊपर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अच्छा, ये हमारा इन दोनों को मिला के 2 आ गया। और अब ये वाला 2 और ये वाला 2 दोनों को हमें किसमें कनेक्ट करना है, सीरीज में। तो सीरीज का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सीरीज का फॉर्मूला होता है हमारा RS बराबर में R1 प्लस R2। इसका मतलब दोनों को सीधा जोड़ देना सीरीज में। तो ये वाला हमारा 2 ओम है, तो 2 प्लस, और ये 2 ओम निकल के आया इन दोनों का, तो 2 + 2 कितना आ जाएगा, 4 ओम, जो कि हमें लाना था। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना होता है बच्चों। तो हमें ये जिस तरह से पूछा है कि भाई हमने 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम को इस तरीके से कनेक्ट करना है कि हमारा टोटल 4 ओम आए रेजिस्टेंस। तो हमने क्या करा, 3 ओम और 6 ओम को पैरेलल कनेक्ट कर दिया, और जो हमारा दोनों को सॉल्व करने के बाद 2 आएगा तो दोनों को फिर हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो टोटल कितना आ जाएगा, 4 ओम आ जाएगा। इस तरह से हमें इसको करके दिखाना है। उसके बाद अगर हम देखें जल के भूमि संरक्षण का क्या लाभ है, ये कहना चाह रहा है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द ग्राउंड। जो भूमिगत जल होता है, जो भूमि के अंदर, जो पानी के अंदर हम जल को, वाटर को स्टोर करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, आपको पता हो तो वर्षा के जल का संचय करते हैं भूमि के अंदर, तो उसके क्या लाभ हैं, क्या फ़ायदे हैं उसके। बहुत सिंपल सा बहुत क्वेश्चन है बच्चों ये भी। पहला, डज नॉट इवेपोरेट, ये इवेपोरेट नहीं होता, मतलब इसका वाष्पीकरण नहीं होता, इसका मतलब ये उड़ता नहीं है।
वाष्पीकृत होकर उड़कर आसमान में नहीं जाता। जैसे कि नॉर्मल हमारा जो वाटर है उसका वाष्पीकरण हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, लेकिन ये इवेपोरेट नहीं होता। दूसरा, रिचार्जेस वेल, जो कुएं होते हैं आसपास, जो कुएं होंगे उनको रिचार्ज करेगा, मतलब उनके लिए उनको पानी प्रोवाइड करेगा, उनको जीवित करेगा दोबारा से। तीसरा, प्रोवाइड मॉइस्चर टू सॉइल, और जो हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसके फ़ायदे पूछ रहे हैं। उस अंडरग्राउंड वाटर से क्या होता है, प्रोवाइड मॉइस्चर टू द सॉइल, जो मिट्टी है उसको भी क्या प्राप्त होती है, नमी प्राप्त होती है, जो हमारी फसलों के लिए उपयोगी हो जाता है। तो ये इसके 3 मैंने आपको फायदे बताए, डज नॉट इवेपोरेट, रिचार्जेस वेल, वेल माने कुएं, और प्रोवाइड्स मॉइस्चर टू द सॉइल, और सॉइल को क्या करता है, मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। तो ये बच्चों बहुत ईजी वे के अंदर, बहुत ईजी एक्सप्लेनेशन के अंदर मैंने आपको इसका फर्स्ट पार्ट करवाया है, जो लास्ट ईयर का पेपर है। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट करेंगे, फिर थर्ड पार्ट करेंगे। आपको ये जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और हर बार रिपीट होते हैं, तो इनको आप करेंगे तो आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। 2021 में ये बहुत काम आने वाला है आपके लिए।